दुबई का नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में भर भर के लग्जरियस बिल्डिंग्स, लग्जरियस लाइफस्टाइल, महंगी महंगी गाड़ियाँ, वहाँ पे खुशहाल जिंदगी जी रहे लोग, बहुत सारी अय्याशियाँ, और आप लग्जरी के नाम पे जो इमेजिन कर सकते हो, दुबई का नाम सुनते ही उन सब का तस्वीर हमारे दिमाग में आने लगता है। बट ये तो दुबई का सिर्फ वो साइड है जो आपको दिखाया जाता है। दुबई का एक ऐसा भी साइड है जिसे कोई नहीं दिखाता। बट आज के इस वीडियो में हम उसी साइड को दिखाने वाले हैं। Dubai. Welcome to Dubai. The city is now a global business hub and luxury tourist destination. Dubai, there is the tallest building in the world, the largest airport and shopping center, the most luxurious hotel, and the police patrol the city with sports cars. So how did the Emirates and Dubai in particular get so rich? Because I know Dubai is not Spanish and Dubai is bad because it is Dubai. एक्चुअली हम जब भी दुबई का नाम सुनते हैं तो ये सोचते हैं कि शहर बहुत ही लग्जरी है, मतलब हर कोई अपनी लाइफ में खुश होगा और वहाँ पे रहने वाले लोग कितना लक्की होंगे। बट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अकॉर्डिंग दुबई में पर डे 7 इंडियंस ने अपनी जान गंवाई है। एंड यू नो व्हाट, दुबई के अंदर इंडियंस के डेथ का सिलसिला आज से नहीं बल्कि कई सालों से चल रहा है। साल 2005 में इंडियन एम्बेसी यूएई ने 961 डेथ्स को रजिस्टर किया था, जिसमें से 61 डेथ ऐसी थी जो एक्सीडेंट के कारण हुई थी। सोशल मीडिया पर दुबई में रहने वाले शेख और मल्टी मिलियनर्स के लाइफस्टाइल को देखकर हमें ऐसा लगता है कि दुबई में रहने वाला हर एक इंसान खुश है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको बता दूं कि दुबई में रहने वाले 70% पॉपुलेशन की मंथली इनकम सिर्फ $300 है, यानी कि करीब 25,000 रुपए से भी कम। ये सही नो कि आप सोच रहे होंगे कि अगर दुबई के अंदर इतनी ज्यादा गरीबी है तो दुबई पुलिस जो कि लैम्बोर्गिनी से पेट्रोलिंग करती है और यहाँ पे शेख लोग जो गोल्डन रोल्स रॉयस से घूमते हैं, क्या ये सब एक झूठ है? तो नॉट रियली, बट द थिंग इज कि दुबई के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको कभी भी सोशल मीडिया पर या फिर न्यूज चैनल्स पर देखने को नहीं मिलेंगी, बट रियलिटी में बहुत ज्यादा डेंजरस। जैसे ये हिना नाम की एक लड़की है जिसको एक एजेंट के द्वारा दुबई भेजा जाता है ये कहकर कि हिना वहाँ पे एक डेंटल असिस्टेंट का जॉब करेगी। बट जब वो दुबई पहुंचती है तो उसके लिए सारी चीजें बदल गई होती है। उसको मोहम्मद अब्दुल्ला नाम के एक आदमी के पास भेज दिया जाता है एज अ डोमेस्टिक हेल्पर के तौर पे, जहाँ पे ना सिर्फ उससे काम करवाए जाते हैं बल्कि ऐसे टॉर्चर्स दिए जाते हैं जिसे सुनने मात्र से ही रूह कांप जाए। ये तो एक केस है जो मैंने अभी बताया, पर ऐसे ही पर मंथ 4 से 5 केसेस आते हैं। दुबई का डार्क साइड और इंडियंस के डेथ और गर्ल्स के इंपोर्टिंग के रिलेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले इन 3 चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, दुबई की हिस्ट्री क्या है। नंबर 2, आखिर दुबई पैसा कमाता कैसे है। एंड नंबर 3, वो सीक्रेट जो दुबई को एक्चुअल में बहुत ज्यादा डार्क बनाती है। तो आप सबसे पहले दुबई के थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो दुबई की कहानी की शुरुआत 18th सेंचुरी में एक छोटा सा मछली पकड़ने और ट्रेडिंग पोर्ट के रूप में होती है। इसके बाद लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में दुबई एक सक्सेसफुल बिजनेस सेंटर बन गया जहां मोती और मसाले का व्यापार इंपॉर्टेंट था। बट 20th सेंचुरी के शुरुआत में तेल की खोज से इकोनॉमी में तेजी आई और विकास हुआ। दुबई का विशेष विकास 1960 से शुरू हुआ और 1971 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का गठन के बाद और भी तेजी से बढ़ा। दुबई ने यूएई के गठन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जहाँ 7 एमिरेट्स को एक करके एक ज्वाइंट गवर्नमेंट बनाई गई जिसको आज हम यूएई कहते हैं। शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम यानी इस बंदे की लीडरशिप में दुबई ने मॉडर्नाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान दिया। तेल से आने वाले पैसों को बंदरगाह, हवाई अड्डे और टेलीकॉम इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर दिया। ऐसा करके शेख ये दिखाना चाहते थे कि दुबई जो है वो बिजनेसमैन के लिए काफी को फ्रेंडली है। 1980s और 1990s में दुबई ने तेल के अलावा बिजनेस, टूरिज्म और रियल एस्टेट पे ध्यान देना शुरू करके अपनी इकोनॉमी को फैलाना शुरू कर दिया। दुबई ने खुद को टैक्स फ्री सिटी घोषित कर दिया। इससे जो बिजनेसमैन थे उनकी पहली पसंद दुबई जैसी कंट्री बन गई। दुबई ने साल 1999 से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से मजबूत बनाने में जुटा हुआ था, जहाँ बुर्ज अल अरब, पाम जुमेरा और बुर्ज खलीफा जैसी इमारत बनाई गई। और ये प्रोजेक्ट दुनिया भर में फेमस होने के साथ साथ ये शहर दुनिया भर में टूरिज्म हब बन गया। बट दुबई जब अपनी इकोनॉमी को तेजी से ग्रो कर रहा था तब उसको ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ रही थी। तब उनको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्ला, नेपाल जैसे कंट्री के वर्कर्स पे नजर पड़ती है। उसी टाइम ये शेख कफाला सिस्टम को लॉन्च करते हैं। इस सिस्टम में ये होता है कि कोई प्राइवेट कंपनी फॉरेन वर्कर को स्पॉन्सरशिप करती है और वर्कर्स के एग्री होने के बाद जब ये दुबई आते हैं तो इनका पासपोर्ट मालिक के पास सबमिट हो जाता है। मतलब जब तक का एग्रीमेंट किया गया है तब तक, मतलब जब तक का एग्रीमेंट किया गया है उससे पहले वो वर्कर ना तो काम छोड़ सकते हैं और ना ही वो देश से बाहर जा सकते हैं। मतलब एक तरह से आप जेल में बंद हो गए हो और आप काम से परेशान होकर भागने की कोशिश करोगे तो आपको आतंकवादी घोषित करके शूट कर दिया जाएगा। मतलब एक बार आप चले गए तो बच नहीं पाओगे। बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि दुबई में 70% पॉपुलेशन लेबर वर्कफोर्स की है। एंड द सैड पार्ट इज दिस कि इन लोगों को स्लेव से भी बदतर ट्रीट किया जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी शॉपिंग मॉल दुबई में है, लेकिन इसको बनाया किसने? ऑफ कोर्स बाहर से वर्कर्स ने। दुबई जो आज इतना चमकता हुआ दिखता है, बट जिनके वजह से ये चमकता हुआ दिखता है वो ऐसे अंधेरे में रहते हैं, जैसे ये। मतलब ये देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही रहने लगते हो आपको शायद फोन भी यूज ना करने दिया जाए। इन वर्कर्स को एकदम खराब कंडीशन में काम करवाया जाता है। मतलब दिन के 15-15 घंटे इनसे काम करवाया जाता है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जो एजेंसी होती है वर्कर्स को हायर करने वाली, वो वर्कर्स को लालच देते हैं कि भाई अब दुबई में जाओ, जहाँ आपको भी दिन में 200 रुपए मिल रहे हैं वहाँ पे आपको दिन में 900 रुपए मिलेंगे। अब जो लोकल एजेंसी होती है वो वर्कर्स को कन्विंस कर लेती है, लेकिन अब शुरू होता है असली खेल। मतलब अब वो वीजा, पासपोर्ट का काम करते करते 2 से 3 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। अब जो लोकल वर्कर्स
होते हैं उनके पास इतने पैसे तो होते नहीं, सो ये लोग या तो अपनी जमीन बेच देते हैं या फिर कुछ गिरवी रख देते हैं, और जब वो दुबई पहुंचते हैं तब उनका पासपोर्ट सीज कर लिया जाता है। इससे हुआ ये कि जो वर्कर्स है ये लोग एक तरह से गुलाम है, ये सिर्फ जैसा चाहे वैसे उनसे काम करवा सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी देखने मिला है कि जो वर्कर्स होते हैं उनको तो बुलाया जाता है प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन के तौर पे, लेकिन शेख लोग अपना काम करवाते हैं बकरी चरवाने का। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यहाँ पे जो भी काम करवाया जाता है वो सब डेली बेसिस पे होता है, मतलब अगर आप बीमार पड़ गए या कुछ भी इशू होता है तो उसका खामियाजा आपको खुद ही भुगतना पड़ेगा। और सबसे सैड पार्ट ये है कि जो अभी अभी न्यू वर्कर्स काम पे आए हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि शुरू के 2 से 3 महीनों का पेमेंट नहीं दिया जाएगा, उनको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्विंग पीरियड में रखा जाता है। अब जो वर्कर्स होते हैं उनका लेबर कैंप जहाँ वो काम करते हैं वहाँ से 40 से 50 किलोमीटर तक सिटी से बाहर होता है, और यहाँ पे ट्रिपल सीटर बेड लगे होते हैं और एक रूम में 8 से 11 लोग रहते हैं, और वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, बट उसके बावजूद भी उन लेबर कैंप में एक रूम में हार्डली एक पंखा ही होता है। सबसे डेंजर बात ये है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सभी न सभी कोई लोन या गिरवी रख के यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं ताकि इनके साथ साथ इनके फैमिली का उज्जवल भविष्य हो। और लोग काम करते रहते हैं जब तक इनके पास इतना पैसा ना हो जाए कि ये लोग यहाँ से जा सके, लेकिन ऐसा होना बहुत ही मुश्किल होता है। इसकी वजह से कई लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। जैसे 10 मई 2011 में एक पाकिस्तानी जो पिछले 12 सालों से यहाँ पे काम कर रहा होता है वो इन सब चीजों से परेशान होकर बुर्ज खलीफा के 147 फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे देता है। और इससे ठीक पहले साल 2010 में 113 इंडियन वर्कर्स ने सुसाइड किया था। मई 2021 में 34 साल के एक इंडियन वर्कर ने इन सब चीजों से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। 2017 से लेकर 2022 तक के डेटा के अनुसार हर दिन लगभग 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और ये चीज सिर्फ इंडियंस ही फेस नहीं कर रहे होते हैं बल्कि वहाँ हर दूसरे देश के वर्कर्स का यही हाल होता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीज सिर्फ मेल वर्कर्स पे ही नहीं बल्कि ये सेम चीज महिलाओं के साथ भी हो रहा है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कि आखिर लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं तो ये बात तो तय है कि दुबई उनको पैसा दे रहा है, लेकिन दुबई के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, उनका इनकम सोर्स क्या है, पहले इन बातों को जानना जरूरी है। तो 1950 के दशक में दुबई में तेल की खोज हुई, जिसके बाद दुबई के साथ साथ पूरे यूएई की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन कुछ ही वक्त में दुबई को ये समझ आ गया था कि सिर्फ तेल के सहारे लंबे समय तक देश को चला पाना इम्पॉसिबल है। इसके बाद तेल से डिपेंडेंसी को हटाते हुए मॉडर्न दुबई बनाने के लिए शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम ने कई इंपोर्टेंट कदम उठाए। उन्होंने 1958 में दुबई की सत्ता संभाली और करीब 32 सालों तक राजा बने रहे। और जब राशिद बिन सईद के हाथ दुबई की सत्ता बागडोर आई तो उस टाइम पे मछली और मोती का बिजनेस ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका था और पूरी इकोनॉमी तेल के एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट थी। राशिद बिन सईद की एक बात को हमेशा कोट किया जाता है, उन्होंने कहा था कि मेरे पिता ऊंट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाता है, उसका बेटा लैंड रोवर चलाएगा लेकिन उसका बेटा ऊंट की सवारी करेगा। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि तेल का खजाना लॉन्ग टाइम तक देश को आगे नहीं चला पाएगा। वैसे तो आज के टाइम पे दुबई किसी भी एक पार्टिकुलर चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि दुबई में जब तक तेल निकल रहा है तब तक दुबई ग्रो कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तेल का दुबई के जीडीपी में सिर्फ 3% का हिस्सेदारी है। दुबई का मनी मेकिंग मॉडल काफी सिंपल है। दुबई मेनली इन तरीकों से अपने लिए लार्ज स्केल पे पैसा जनरेट करता है। नंबर 1, टूरिज्म। आज के टाइम पे दुबई एक टूरिज्म हब है। पहले तो दुबई की सिर्फ तेल से इकोनॉमी चलती थी और उसी पे डिपेंडेंट था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी तेल पे डिपेंडेंट इकोनॉमी को टूरिज्म पे शिफ्ट कर दिया। आज दुबई में घूमने के लिए इतने अच्छी प्लेसेस है कि आपको एक महीना भी कम पड़ जाए। दुबई सरकार ने अपने टूरिज्म को काफी बढ़ावा दिया और आज के टाइम पे दुबई सबसे ज्यादा टूरिज्म से ही पैसा कमाती है। पिछले साल यानी 2022 में 14 मिलियन लोग दुबई में घूमने के लिए गए थे और इस प्रकार से टूरिज्म दुबई की इकोनॉमी में 20% कंट्रीब्यूट करता है। इसे आप समझ सकते हो कि दुबई आज के टाइम में तेल से ज्यादा टूरिज्म से पैसा जनरेट करता है। बट दुबई को टूरिज्म हब बनाने के चक्कर में एक दिन में 7 लोगों की डेथ भी हो जाती है। द सैड पार्ट इज दिस कि जिन लोगों की डेथ हो जाती है उनकी बॉडी उनके घर वालों तक भी नहीं पहुंच पाती है। जब पहुंचती है तो उसके लिए बहुत पैसे चाहिए होता है। मजदूर यहाँ पे खुद काम कर रहे हैं, वो अचानक से 2 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? ठीक है, आप खुद को डेवलप कर रहे हो, चांद जमीन पे ला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट एटलीस्ट जिनकी वजह से ये सब हो रहा है उन्हें सही से ट्रीट तो करो। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और दुबई का पैसा जनरेट करने का जो दूसरा सबसे बेहतर तरीका है वो है फाइन्स। अब ये सुनकर चौंकना मत, क्योंकि वहाँ पे तेल से ज्यादा फाइन से गवर्नमेंट पैसा जनरेट करती है। इसको ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लो तुमने रेड लाइट को क्रॉस कर दिया तो तुम्हें 3000 इंडियन रुपीज फाइन के तौर पे देना पड़ेगा। दुबई में हर चीज पे फाइन लगता है। दुबई में हर जगह ट्रैफिक रेडार कैमरे हैं और ये जितने भी फाइन कलेक्ट किए जाते हैं ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाता है। बाकी और भी बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए भी फाइन लगती है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पढ़ सकते हो। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। और दुबई के पैसा जनरेट करने का जो तीसरा तरीका है वो है टैक्सेस। हर टैक्स से भी दुबई गवर्नमेंट पैसा जनरेट करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं पीछे वीडियो में बात कर रहा था कि दुबई एक टैक्स फ्री सिटी है, तो ये कौन सा टैक्स है भाई? तो ये टैक्स है शराब पे। अब देखो, दुबई एक टोटली इस्लामिक स्टेट है, तो वहाँ पे कुरान को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है और कुरान में शराब हराम है। सो अगर यहाँ पे कोई भी होटल इन चीजों को कस्टमर को सर्व करती है तो उस पर 10% का टैक्स देना पड़ता है। और यहाँ पे एक और गौर करने वाली बात ये है कि शराब पे पहले दुबई गवर्नमेंट 30% का टैक्स लेती थी। जैसे एक बोतल अल्कोहल का प्राइस 100 रुपए है तो उसमें 30 रुपए अलग से कस्टमर्स को देना पड़ता था और ये 30 रुपए डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाता था। बट सरकार ने इस पे थोड़ा म्यूनिसिपल टैक्स को कम कर दिया और पहले ये टैक्स 30% लगता था, अब ये 10% लगता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई भी टूरिस्ट दुबई में किस लिए जाते हैं? एंजॉय करने के लिए। और आज के मॉडर्न टाइम में ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग पीते हैं। तो 2014 में यूएई में 67.2 मिलियन लीटर बियर और 20 मिलियन लीटर शराब पी गई थी। ये आंकड़े रिसर्च फर्म यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल के हैं। यूरो मॉनिटर के मुताबिक 2019 तक यहाँ 91.2 मिलियन लीटर बियर और
कि 7 मिलियन लीटर शराब बेची गई थी। और ये बात है 2019 की। उस टाइम यूएई में इंपोर्ट टैक्स भी 50% था। तो ये दुबई का एक मेन इनकम सोर्स है पैसा जनरेट करने का। तो कह सकते हो कि कहने को तो दुबई टैक्स फ्री है, लेकिन छोटी छोटी चीजों पे आपसे बड़ा अमाउंट ले जाता है और वो अमाउंट सीधे सरकार के पास जाता है। हाँ, लेकिन एक बात है कि वहाँ पे आपसे एज अ इंडिविजुअल टैक्स नहीं लिया जाता, बट आप जो भी लग्जरी चीज यूज करते हैं उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब उस चीज की बात करते हैं जो एक्चुअल में दुबई को बहुत ज्यादा डार्क बनाती है। सबसे पहले अभी तक हमने बात की कि कैसे इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल से वर्कर्स को लाया जाता है और उनके साथ क्या क्या होता है, और जहाँ जो वर्कर्स आते हैं वो ज्यादातर मेल वर्कर्स होते हैं, है ना। बट ये मेल को ही नहीं बल्कि फीमेल को भी इम्पोर्ट करवाते हैं। इतना ही नहीं, ये देखो दुबई में 2021 में 45,000 सेक्स वर्कर्स एक्टिव थे। एंड डू यू नो, जैसे कि मैंने बताया था कि दुबई एक इस्लामिक स्टेट है और वहाँ पे शराब जैसी चीजें हराम मान जाती है। बड़े स्पेशल लाइसेंस के साथ बार और क्लब को चलाया जाता है और वहाँ पे आप आराम से शराब पी सकते हो। और ये जितने भी नाइट क्लब बार्स होते हैं वो ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे इजली सेक्स वर्कर्स कस्टमर को कन्विंस कर सके। यहाँ पे जो सेक्स वर्कर्स होती है उनको इंडिया, फिलीपींस, चाइना और कुछ एशियन कंट्री से इम्पोर्ट करवा के या लालच देकर उनको सेक्स वर्कर की दुनिया में धकेल दी जाती है। और इतना ही नहीं, शेख कितना गिर सकते हैं ये सुनो। ये बात है 2016 की, जब किम कार्दाशियन के हस्बैंड मशहूर अमेरिकन रैपर केन वेस्ट ने ट्वीट करके ये बताया कि उन पर $53 मिलियन का कर्ज चढ़ा हुआ है। उन्होंने दुनिया के अमीर लोगों से उनका कर्ज उतारने की बात कही थी, लेकिन कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर क्या था, सऊदी रक्षा मंत्री रहे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो केन वेस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अगर वो अपनी वाइफ किम कार्दाशियन को एक रात के लिए मेरे पास भेज देते हैं तो। सोच लो दुबई एक्चुअल में कितना डार्क है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दुबई इतना ही डार्क है तो हमें ये सब चीजें सोशल मीडिया पे क्यों नहीं दिखती, तो उसका सीधा सा आंसर है सेंट्रलाइज कंट्रोल। वेल, दुबई की गवर्नमेंट इन सब चीजों को दबा कर रखती है। दुबई सिर्फ नाम के लिए एक रिपब्लिक कंट्री है। दुबई में लेबर एक्सप्लॉयटेशन करने वाली ज्यादातर कंपनियां गवर्नमेंट ही ओन करती है और ये सारी चीजें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए करती है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उससे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। दुबई में जहाँ पे लेबर पॉपुलेशन रहती है उन लेबर कैंपस को मेन सिटी से जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, बड़े बिजनेसमैन आते हैं, उसे बहुत ज्यादा दूर रखा जाता है ताकि टूरिस्ट या बिजनेसमैन को कभी ये पता ही नहीं चल पाए कि दुबई की एक्चुअल हालत कैसे दिखती है। और द थिंग इज कि अगर आप एक टूरिस्ट हो या एक नॉर्मल पर्सन हो तो आपको लेबर कैंप तक जाने की परमिशन ही नहीं दी जाती। असल में दुबई मॉडर्न स्लेवरी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अंत में मैं यही कहूंगा कि सोशल मीडिया पर ऐसी कंट्री की ग्लैमर देखकर कभी भी इनसे ओवर अट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए ये बहुत डेंजर साबित हो सकता है। इस दुनिया के अंदर जितनी भी जबरदस्त चीजें देखते हो ना, उन सब की एक ऐसी साइड होती है जो आपसे छुपाई जाती है। भाई लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोग एक्चुअल में दुबई की रियलिटी जान सके।